भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल है। जिस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं इसराइल और एयरपोर्ट पे उनका खैर मकदम किया है नेतन्याहू ने। मर नरेंद्र मोदी לשאת דברים, בבקשה। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? कोई नहीं पूछ सकता। अगर कोई पूछ सकता तो मुझे बताएं। कौन किसकी जुर्रत है कि वो इजराइल को पूछे कि तुमने क्या किया? कंडेम कंडेम कंडेम। इंटरनेशनल सिस्टम तो है ही कोई नहीं, इंटरनेशनल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने ताकत के जरिए सब कुछ करना है, याद रखिए। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, उसको मोदी की इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर और वहां पर जो उसकी एक्टिविटीज हैं उन पर बहुत गहरी नजर रखने की जरूरत है। वो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो उन्होंने ओवरकम की। स्पीकर को इनवाइट किया, फुल हाउस नजर आया वहाँ पे, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को और तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक वज़ीर आज़म ने वहाँ पे भी खिताब किया है कि हम अच्छे बुरे वक्त में और उसके बाद भी इसराइल के साथ खड़े हैं, और बल्कि ऐसे आदमी के साथ बैठना या उससे हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए था मोदी जी को। लेकिन उनको भी इस वक्त कोई नहीं, वो नेतन्याहू कह रहा है कि देखो मेरा एक पार्टनर आ गया, ये देखो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, देखो 1.5 बिलियन है, देखो यूरोप हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, देखो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन भारत खड़ा हुआ। भारत नहीं खड़ा हुआ, ये मोदी जी खड़े हो गए, देखे ना। और दूसरा, उनकी जो स्पीच थी उसमें एक स्टिलनेस थी, एक ठहराव था। उन्होंने कैमरे के अंदर आंख में आंख डालकर उन्होंने बताया क्या कि भारत इजराइल के साथ फर्मली विद फुल कन्विक्शन वो खड़े हैं। ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भारत इससे ये तासुर देना चाहता है कि वो अब एक इलाकाई ताकत बन चुका है और जो फैसला करना चाहे मनचाहा कर सकता है। क्योंकि अब इजराइल और भारत मिलकर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि जनूबी एशिया में जो करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली पार्लियामेंट में भाषण सुन पाकिस्तान और टर्की दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां इजराइल ने ईरान के बाद टर्की को दूसरा ईरान करार दिया है, वहीं अब पाकिस्तान भी भारत इजराइल डिफेंस कॉपरेशन से सदमे में है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इजरायली दौरे पर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद सारे प्रोटोकॉल तोड़ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित किया। पीएम मोदी के सदन में भाषण से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको अपना भाई बताया। इजराइल की संसद में नेतन्याहू ने कहा कि भारत हमारा महान दोस्त है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे प्रिय मित्र हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि दोस्त से बढ़कर भाई हैं। आपकी इस यात्रा से मैं इतना प्रभावित कभी नहीं हुआ। आज हमारे साथ इजराइल का एक महान दोस्त शामिल है और विश्व मंच का एक महान नेता मौजूद है। मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यरूशलेम में आपका स्वागत है। जिसके बाद जब पीएम मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मोदी जी वहां पर 32 मिनट जो बोले हैं, हर सेकंड एक ब्लूप्रिंट था। और मोदी जी का एक स्टाइल है कि वो पहले बता देते हैं कि क्या करने वाले हैं। एक सिंगल वर्ड था जिसने पूरा जियोपॉलिटिकल गेम को चेंज करके रख दिया। उन्होंने ना तो शाउट किया, लेकिन उन्होंने जैसे बर्फ में बिल्कुल आइस कोल्ड प्रिसीजन के साथ उन्होंने एक एक पार्लियामेंटेरियन जो इजराइल का है उसके दिलों को टच किया है। हिडन वार्निंग्स हैं जिसके बारे में मोदी ने बोला कि इजराइल के साथ मिलकर वो क्या करने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोदी जी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, वो चेस बोर्ड के ऊपर खेलते हैं और उनको मालूम है कौन से मोहरे को मुझे कब यूज करना है। पहली बात क्या करी, उन्होंने जो स्पीच दिया वो इंग्लिश में दिया। आपने लास्ट टाइम कब देखा था मोदी जी को इंग्लिश में स्पीच देते हुए? दैट मीन्स द वर्ल्ड, ही वांटेड समबडी इन द वर्ल्ड टू नो व्हाट ही वाज स्पीकिंग। और दूसरा, उनकी जो स्पीच थी उसमें एक स्टिलनेस थी, एक ठहराव था। उन्होंने कैमरे के अंदर आंख में आंख डालकर उन्होंने बताया क्या कि भारत इजराइल के साथ फर्मली विद फुल कन्विक्शन वो खड़े हैं। ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फर्मली और फुल कन्विक्शन। कभी भी भारत के किसी प्रधानमंत्री ने, पुराने हो या अभी मोदी जी हैं, इन्होंने कभी भी ये काम किसी दुनिया में किसी के साथ नहीं बोला कि हम फुली आपके साथ कन्विक्शन के साथ खड़े हैं। यानी कि ये दो वर्ड्स को सर्जिकल केयर की तरह उन्होंने यूज किया और बोलने के बाद ही पॉज्ड, ताकि जो साइलेंस है वो जो है अंदर तक लोगों के दिलों तक जाए। ही वांटेड एवरी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इस्लामाबाद में हो, वो बेजिंग में हो, वो CIA हो, वो चाहते थे कि वो सुने एग्जैक्ट फ्रेज, इजराइल के साथ हम खड़े हैं कंप्लीटली इन एवरी सिचुएशन। और कोई भी डिप्लोमेटिक फ्लफ नहीं था, जीरो हेजिटेशन। साथ में एक काम और किया जब उन्होंने बोला अक्टूबर 7 के अटैक के बारे में।
हमास का नाम लेकर मोदी जी बोले हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि अभी आईसिस हो गया या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, वो ये वर्ड्स को यूज नहीं करते। इस बार अक्टूबर 7 के बारे में जब उन्होंने बोला, उनकी जो टोन थी वो धीमी हो गई थी, इट वेंट डाउन, वो हैवी हो गई थी। ये सब कुछ डेलिब्रेट होता है, यानी कि ही वांटेड टू टेल देम कि मैं आपकी पेन को फील कर सकता हूं, आपकी जो ग्रीफ है उसको मैं शेयर करता हूं। लेकिन उसके बाद जो बोला वो था जैसे होता है ना कि जमीन खिसका देनी, वो वाला काम किया जब उन्होंने बोला 26/11 हमारे ऊपर भी हुआ था। एक डायरेक्ट अनडिनाइबल ब्लड लाइन बिटवीन इंडियाज ट्रॉमा एंड इंडियाज ट्रॉमा, इजराइल्स ट्रॉमा एंड इंडियाज ट्रॉमा। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपने अक्टूबर 7 को सहन किया है, हमने भी 26/11 को सहन किया है। और कैमरे के अंदर देखकर बोला कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं कि अगर पाकिस्तानी कोई टेररिस्ट है या ग्रूमिंग गैंग्स वाले हैं हम बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर भारतीय कोई मुसलमान होगा तो बोलेंगे इंडियन मैन हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो वहां पे इंडियन मैन बोला जाता है, मुसलमान नहीं बोला जाता। ये डबल स्टैंडर्ड्स अब टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बोला कि जो ये पेमेंट सिस्टम है, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल लिंकेजेस है, वो मैं इजराइल के साथ करने वाला हूं ताकि डॉलर की जरूरत न पड़े। वहां पर भी डी डॉलराइजेशन का काम शुरू हो गया है, यूपीआई की काम हमने शुरू कर दिया उनके साथ भी, और साथ में डाटा शेयरिंग हम करने वाले हैं। इसका मैटर क्यों करता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? उसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इजराइल का जो स्टार्टअप है और मिलिट्री जो टेक इकोसिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं भारत के साथ। और जो इजराइल की मिलिट्री और टेक है वो किसके ऊपर काम आता है? हिजबुल्ला, हमास, ये जितने जानवर है उसके आसपास, इन सब को ठोकने के लिए वो यूज करता है इजराइल, और हम उसी सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये है अल्टीमेट क्यू, जो कि भारत में अब आगे जाकर क्या होने वाला है। हमास का नाम लिया, आज की डेट में हमास को सपोर्ट कौन करता है? एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा चाइना। आपने जब बोल दिया कि हमास के जानवर आज जहां पर भी दुनिया में है, अब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इजराइल की टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, उसको जब हम भारत पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, भारत में भी, केरला में, वेस्ट बंगाल में हमासी बैठे हैं, उधर पाकिस्तान में, छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बात बताऊं, बड़ी सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान पे और मुस्लिम उम्मत दोनों पे मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसकी वो बात करते हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, डिफेंस, दिस एंड दैट, ये सारा जो एक पूरी वो रेंज ऑफ इश्यूज हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होनी है वहाँ पे ये हो रही है, या वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो सामने आएंगे, तो वो तो पता चलेगा। लेकिन असल में चीज़ ये है कि इंडिया ये समझ रहा है कि उसको एक एग्रेरियन मार्केट बनना है, एग्रीकल्चर मार्केट बनना है फॉर द मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल यूएई जो है वो अपनी सारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो ऑस्ट्रेलिया से और दुनिया के बाकी ममालिक से मंगवाता है। तो ये इन्होंने कहा है कि आप हमें मौका दें, हम मंगवाते हैं, हम ये सारा कुछ करते हैं। थोड़ा डिफेंस के हवाले से वो बात करते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए। इंडिया ने कहा जाता है कि जो कुछ किया है अभी तक, ठीक है जी, वहाँ पे वहाँ भी इन्होंने इजरायली मॉडल को अडॉप्ट किया, ठीक है जी। ठीक है जी, इंडिया के एक कौंसल जनरल रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, संदीप चक्रवर्ती साहब, उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि हमने इजराइल मॉडल जो है वो कश्मीर में लगाया। आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर कश्मीर की जो सिचुएशन है उसमें वो टाइट रखते हैं, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जो इजराइल की जो फार राइट सेटलमेंट्स थी, ठीक है जी, वो जो थी वो उसने बहुत सारी इजराइल के मसले हल किए। अब वो कहते हैं कि हमें दोबारा जो कश्मीरी हिंदूज हैं उनको रीसेटल करना चाहिए, क्योंकि 1989 में जो एक एग्जिडस हुआ था जहाँ पे वहाँ पे हालात ख़राब हुए, तो वो ये समझते हैं कि अब जो है वो ये समझते हैं कि वी नीड टू गो बैक।